हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ऑनलाइन स्टडी ऑन। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री के ऐसे क्वेश्चंस के बारे में जो कि आपने पढ़ा तो बहुत बार है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चंस आपके सामने अगर आए तो आपको लगता है कि यार ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो इसी तरह के क्वेश्चंस के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और एंशिएंट हिस्ट्री के मैं आपको 250 क्वेश्चंस ऐसे देने वाला हूँ जो कि आप कहीं देखते नहीं हैं, मतलब कि बहुत ही कम देखने को मिलता है। और ये इसका सेट 1 है। इसमें हम टोटल 5 सेट आपके सामने रखेंगे और लास्ट में इन सभी सेट को मिलाकर के 250 क्वेश्चंस का एक मास्टर वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए शुरू करते हैं, लेकिन रिकमेंड करूंगा कि आप इस वीडियो को एंड तक देखिए और बताइए कि आप जो भी आज क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, क्या आप इन सभी क्वेश्चंस के बारे में जानते हैं और कैसा आपको लगता है, आप लोग खुद कमेंट करके बताना। तो शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न ये है कि अभिलेखों में संस्कृत भाषा का जो प्रयोग है वो मिलता है। अभिलेखों में संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है। तो सही आंसर यहाँ पे हमारा क्या बनेगा कि ईसा की दूसरी सदी में। ईसा की दूसरी सदी में यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर बनेगा। देखिए, इनके बारे में मैंने थोड़ा सा यहाँ पे लिख रखा कि अभिलेखों में संस्कृत भाषा का जो प्रयोग है ईसा की दूसरी शताब्दी में देखने को मिलता है। शक शासक रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख था, यानी 150 ईस्वी, संस्कृत में लिखा पहला वो अभिलेख है। ये तो आप सभी को पता है कि संस्कृत में लिखा गया पहला जो अभिलेख है वो रुद्रदामन के द्वारा लिखा गया था। लेकिन कब? तो 150 ईस्वी में, और ये पहला मतलब लिखा जाने वाला संस्कृत में अभिलेख था ईसा की दूसरी शताब्दी में। तो भारत में आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में मिलते हैं। ये भी याद रखिएगा कि भारत में आरंभिक जो अभिलेख थे वो प्राकृतिक भाषा में देखने को मिलता है। और अभिलेखों का अध्ययन तो आपको पता ही है, एपिग्राफी कहलाता है। इसके बाद हमारा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये बनता है कि निम्न कथन पर विचार करिए। यहाँ पे 3 पॉइंट दिए गए, तीनों को पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन सही है। अगर पूरी वीडियो को एंड तक देखोगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि आपकी तैयारी किस लेवल तक है और किस तरह के क्वेश्चंस आप पढ़ते आ रहे थे। भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। क्या ये सही है? तो मैं आपको बता दूं कि ये बिल्कुल सही पॉइंट है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। हिंद यवनों में भारत का सिक्का निर्माण की जो ढाई विधि है ये प्रचलन था। कौन सी विधि? ढाई विधि प्रचलन था। तो ये पहला बार आपने सुना, इसको भी याद रखिए, ये भी बिल्कुल सही है। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो यहाँ पे तीनों के तीनों कथन सही है, इस वजह से हम ऑप्शन डी को टिक करेंगे कि उपरोक्त सभी कथन सही है। राइट आंसर डी बन जाएगा। यहाँ पे देखिए इसके बारे में अच्छे तरीके से लिखा गया कि भारत के प्राचीनतम सिक्कों पर केवल चिन्ह उत्कीर्ण है, कोई लेख नहीं है। ये आहत सिक्के या फिर पंचमार्क सिक्के कहलाते थे। पंचमार्क सिक्के या फिर आहत सिक्के कहलाते थे, जो ईसा पूर्व 5वीं सदी के हैं। बाद के सिक्कों पर तिथियां, राजाओं एवं देवताओं के नाम अंकित होने लगे। आहत सिक्कों की सबसे पुरानी जो निधियाँ हैं, होल्डर्स हैं, वो मगध एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश से प्राप्त हुए। हिंद भवनों ने, यानी यहाँ पे हिंद यवन होगा, हिंद यवनों ने भारत में सिक्का निर्माण की ढाई विधि प्रचलन किया था। सर्वप्रथम हिंद यूनानियों ने ही स्वर्ण मुद्राएं जारी किए। सर्वाधिक शुद्ध स्वर्ण मुद्राएं कुषाणों ने तथा सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं गुप्तों ने जारी किया था। तो यहाँ पे तीनों चीज़ आपको एक साथ देखने को मिलेगा कि सबसे पहले स्वर्ण मुद्रा हिंद यूनानियों ने, शुद्ध हिंद जो स्वर्ण मुद्रा है वो कुषाणों ने, लेकिन सबसे ज़्यादा जो स्वर्ण मुद्रा है वो गुप्त शासकों ने यानी गुप्तों ने जारी किया था। सातवाहनों ने सिक्के के मुद्रे भी जारी किए थे। तो ये भी एक छोटा सा पॉइंट है, इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस तीर्थकर के लिए होता है। यानी देखिए यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस एंशिएंट हिस्ट्री का रखेंगे वो मिक्स रहेगा, सभी टॉपिक्स को मिला करके जो क्वेश्चंस बन सकता है। तो हम पार्ट बाय पार्ट करके 250 क्वेश्चंस डिस्कस, ऐसे क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस सीरीज़ से। क्वेश्चंस तो आपने बहुत सारे पढ़े हैं वैसे वाले, लेकिन आप इस सीरीज़ के 250 क्वेश्चंस को देखिए, तब आपको समझ में आएगा कि हाँ, इस तरह के क्वेश्चंस भी आते हैं पेपर में। जिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस तीर्थकर के लिए किया जाता है, तो महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी, ऑप्शन यहाँ पे डी बिल्कुल सही होगा। जैन धर्म का वर्तमान नाम किस तीर्थकर के काल में अस्तित्व में आया? जैन धर्म का वर्तमान नाम किस तीर्थकर के काल में अस्तित्व में आता? तो 24वें तीर्थकर या अंतिम तीर्थकर महावीर स्वामी के काल में ये जैन धर्म का वर्तमान नाम आया था। जैन धर्म तीर्थकर का अर्थ क्या होता है? यानी जैन धर्म में तीर्थकर का अर्थ क्या होता है?
जैन धर्म में तीर्थकर का जो अर्थ होता है संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला, इसका अर्थ ये होता है। संसार सागर से पार कराने के लिए औरों को मार्ग बताने वाला जैन धर्म में तीर्थकर का अर्थ होता है। टोटल 24 तीर्थकर हुए थे, अंतिम जो तीर्थकर हैं महावीर स्वामी थे। पूर्व पूरा पाषाण काल के स्थल तथा उसके क्षेत्र का मिलान सही है, आपको बताना है कि स्थल और क्षेत्र दिया गया, बताना है कि कौन सा मिलान यहाँ पे सही किया गया। आराम से वीडियो को रोक करके देख लीजिए क्या सही होगा क्या गलत होगा, कौन सही मिलान किया गया, कौन सा स्थल किस क्षेत्र में पड़ता है। तो पहलगाम जो है वो कश्मीर में, ये बिल्कुल सही है। वेलन घाटी की बात करें तो ये इलाहाबाद ज़िले में, उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद ज़िले में पड़ता है, ये भी सही है। नेवासा की बात करें तो ये अहमदनगर ज़िले महाराष्ट्र में है नेवासा, ये भी सही है। और अटीराम पक्कम ये तमिलनाडु में पड़ता है। तो यहाँ पे चारों के चारों बिल्कुल सही है, इसलिए डी को टिक करेंगे कि सभी मिलान सही किया गया, ऑप्शन डी। यहाँ पे देखिए मैंने एक छोटा सा पॉइंट बना दिया, आप इनको भी देख सकते हैं कि पहलगाम कश्मीर में, बेलन घाट इलाहाबाद ज़िले में, भीमबेटका और आदमगढ़ जो है होशंगाबाद ज़िले मध्य प्रदेश में पड़ता है। 16R और सिंगी तालाब जो है ये नागौर ज़िला राजस्थान में पड़ता है, ये क्वेश्चंस भी पूछा जाता है। नेवासा अहमदनगर जिला महाराष्ट्र में, हुंगसी याद रखना है, हुंगसी गुलबर्गा जिला कर्नाटक में, और अटीराम पक्क जो है ये आपका तमिलनाडु में पड़ता है। तो इन सभी को याद रखिए। नेक्स्ट आता है कि निम्न कथन पर विचार करिए। देखिए निम्न कथन पर आपको विचार करना है कि कौन सा कथन इसमें गलत है। 3 पॉइंट दिया गया, तीनों को पढ़ने के बताना है कि कौन सा कथन यहाँ पे गलत है। ध्यान से पढ़िए, कथन वाले क्वेश्चंस को थोड़ा सा टाइम दे करके समझने की कोशिश करते हुए पढ़ने की कोशिश करना चाहिए, ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में। देखिए पूरे भारत उपमहाद्वीप में पूरा पाषाण काल के आदि मानव का कोई जीवाश्म नहीं मिला है। ये पॉइंट हमारा क्या होगा, जो कि देखिए यहाँ पे बताना है कौन सा गलत है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जीवाश्म नहीं मिला है, पूरा पाषाण काल की बात कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल सही है, इसमें कोई गलत नहीं है। सेकेंड पॉइंट है कि भारत में प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जो जीवाश्म है वो नर्मदा घाटी क्षेत्र में मिलता है। नर्मदा घाटी क्षेत्र में हथनौरा यानी मध्य पाषाण काल के संबंध में ये मिला है। जैसे नर्मदा घाटी में 1984 आपको पता ही होगा, जो कि यहाँ पे साक्ष्य मिला था, तो ये भी पॉइंट सही है। मनुष्य का उद्भव स्थान अफ्रीका माना जाता है, ये तो आपको पता ही है। तो यहाँ पे तीनों के तीनों पॉइंट सही है, कोई गलत नहीं है, इस वजह से हम यहाँ पे डी को टिक करेंगे, ठीक है, कोई भी गलत नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि पार्श्वनाथ के द्वारा प्रतिपादित महाव्रतों में कौन नहीं है। तो जनरली आप जानते हैं कि टोटल 5 महाव्रत हुए, जिसमें 4 तो पार्श्वनाथ ने दिया था, जो 23वें जैन तीर्थकर माने जाते हैं, इन्होंने 4 महाव्रत दिया था। लेकिन 5वां जो महाव्रत है वो 24वें तीर्थकर ब्रह्मचर्य को जोड़ा गया था महावीर स्वामी के द्वारा। तो यहाँ पे हम ब्रह्मचर्य को टिक कर सकते हैं कि ये पार्श्वनाथ के द्वारा नहीं दिया गया था। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या बन जाएगा हमारा, ऑप्शन ए, ठीक है। जैन धर्म के 5 महाव्रतों में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है, सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है। तो देखिए सबसे अधिक जो महत्व दिया जाता है वो है अहिंसा को। अहिंसा यहाँ पे करेक्ट होगा, ऑप्शन सी, अहिंसा। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले छोटे उपकरणों को कहा जाता है। मध्य पाषाण काल में प्रयुक्त होने वाले छोटे उपकरणों को किस नाम से जानते हैं। तो इसे माइक्रोलिथ कहा जाता है, माइक्रोलिथ। आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ। ये जो सीरीज़ है यानी जो 250 क्वेश्चंस है, ये जो पीडीएफ मैं आपको बता दूं कि ये जो इसका पीडीएफ रहेगा, इस पीडीएफ को हम अपने एप्लीकेशन पर जो आपका फ्री पीडीएफ का सेक्शन है, फ्री पीडीएफ का जो सेक्शन है वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फ्री पीडीएफ वाले सेक्शन मतलब एप्लीकेशन को डाउनलोड करके फ्री पीडीएफ का एक सेक्शन बनाया गया है, उसमें जाइएगा, इसका आंसर के साथ आपको मिल जाएगा ये पीडीएफ, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चंस के रिगार्डिंग आपको एक्सप्लेनेशन वगैरह हैंड राइटिंग नोट्स चाहिए तो आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, कोर्स में आपको मिलेगा। नेक्स्ट आता है कि मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ। मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो ये प्राप्त हुआ है महदहा से, ठीक है। महदहा यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। महदहा आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है। देखिए इसके बारे में यहाँ पे भी लिखा गया कि मध्य पाषाण कालीन मानव अस्थिपंजर के कुछ अवशेष प्रतापगढ़ यानी उत्तर प्रदेश के
सराय नाहर राय तथा महदहा नामक स्थान से प्राप्त हुआ है। मध्य पाषाण कालीन जीवन शिकार पर निर्भर था। नेक्स्ट आता है कि निम्न में से कौन नवपाषाण कालीन स्थल बिहार में स्थित है। नवपाषाण कालीन जो स्थल है वो बिहार में स्थित है। तो इसमें से मुझे नहीं लगता आपको बताना पड़ेगा, सही आंसर आपको पता ही होगा, चिरांद। देखिए प्रमुख नवपाषाण कालीन जो स्थल है वो जैसे कि बुर्जहोम आपका है और गुफ कराल होता है। ये दोनों याद रखेंगे, बुर्जहोम और गुफ कराल कश्मीर में पड़ता है, नवपाषाण कालीन स्थल था। लंगनाज की बात करें तो ये गुजरात में है। दमदमा और कुलडीहवा उत्तर प्रदेश में। पयमपल्ली जो है वो तमिलनाडु में पड़ता है। और ब्रह्मगिरी और मस्की ये कर्नाटक में पड़ता है। ठीक है, ब्रह्मगिरी और मस्की कर्नाटक में पड़ता है। तो ये सभी नवपाषाण कालीन स्थल को आप अच्छे से याद रखिए कौन कहाँ स्थित है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि निम्न में से किस काल में मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति हुई। मानव में स्थायी निवास की जो प्रवृत्ति हुई वो किस काल से मानी जाती है। तो ऑप्शन सी होगा, नवपाषाण काल से मानी जाता है। नवपाषाण काल से मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति मानी जाती है। नवपाषाण काल के संदर्भ में जैसे मानव में स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल से हुई। मनुष्यों ने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया था। कृषि एवं पहिए का जो आविष्कार हुआ वो नवपाषाण काल में हुआ। नवपाषाण काल के लिए नियोलिथिक शब्द का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था। ये थोड़ा सा एक नया आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो याद रखिएगा कि नियोलिथिक जो शब्द है वो सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो सर जॉन लुबाक ने 1865 में किया था, सर जॉन लुबाक। अगला प्रश्न, नवपाषाण काल के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 पॉइंट दिया गया, पढ़ना है, बताना है कौन सही है। तो पहला पॉइंट है कि सर्वप्रथम 1860 में ली मुस्लियार ने इस काल का प्रथम प्रस्तर है उपकरण उत्तर प्रदेश की टॉन्स नदी की घाटी से प्राप्त किया था, जो कि ये बिल्कुल सही है। ध्यान रखेंगे 1860 ईस्वी में ली मेसुलियर ने इस काल का प्रथम प्रस्तर उपकरण यानी जो पत्थर का उपकरण है वो उत्तर प्रदेश के टॉन्स नदी की घाटी से प्राप्त किया। इस काल के निवासी सबसे पुरानी कृषक समुदाय के थे, ये भी याद रखेंगे, कृषक समुदाय के थे नवपाषाण काल के। वे मिट्टी और सरकंडे से बने गोलाकार या फिर आयताकार घरों में रहते थे। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि तीनों के तीनों कथन बिल्कुल सही है। ऑप्शन डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी, कोई भी गलत नहीं है, डी को टिक करेंगे, सभी सही है। नवपाषाण काल में चावल की खेती का प्राचीनतम साक्ष्य निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है। चावल की खेती का प्राचीनतम जो साक्ष्य है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो कुलडीहवा यहाँ पे करेक्ट आंसर बनेगा, ऑप्शन सी कुलडीहवा, राइट। नेक्स्ट वन देखिए, अगला आता है कि पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता के किन 2 स्थलों को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। पिगट ने सिंधु घाटी सभ्यता के किन 2 स्थलों को जुड़वा राजधानी की संज्ञा दी थी। तो जुड़वा राजधानी कहा गया हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो को, हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो। यहाँ पे ऑप्शन हमारा बी करेक्ट होगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोगों से इतना तो एक्सपेक्ट कर ही सकते हैं कि आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकरों की चर्चा की गई है। ध्यान दीजिएगा, ऋग्वेद में किन जैन तीर्थंकरों की चर्चा हुई है। टोटल 24 जो तीर्थंकर थे उनमें से कौन यहाँ पे जो तीर्थंकर आपको देखने को मिल रहा है जिनकी चर्चा ऋग्वेद में है। ऋषभदेव और अरिष्टनेमी, ऋषभदेव और अरिष्टनेमी की चर्चा आपको ऋग्वेद में मिलता है। महावीर स्वामी ने अपने उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया। महावीर स्वामी ने अपना उपदेश देने के लिए किस भाषा का प्रयोग किया था। तो इन्होंने प्राकृत भाषा का प्रयोग किया, ऑप्शन बी प्राकृत भाषा का। नेक्स्ट वन आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। तो ध्यान से पढ़िए और बताइए कि कौन सा कथन गलत है। देखिए 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद महावीर स्वामी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सही है। मखलीपुत्र घोषाल ने 6 वर्षों तक महावीर के साथ जो कि कठोर तप भी किया था, तो ये भी बिल्कुल सही है। महावीर स्वामी 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ के शिष्य थे, ये भी सही है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन तो हम कह सकते हैं कि हमारा डी आंसर जो कि गलत होगा। तो चलिए, जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर की तपस्या और काया क्लेश का वर्णन मिलता है। ये भगवती सूत्र नहीं होगा। यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि भगवती सूत्र के स्थान पर कौन सा एक ग्रंथ मिलता है, उस ग्रंथ का नाम है
अचारंग सूत्र में, ठीक है, अचारंग सूत्र में सबसे पहले स्टार्टिंग से पढ़ते हैं। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, पता है। इन्होंने 30 वर्ष की उम्र में माता पिता की मृत्यु के पश्चात अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से अनुमति लेकर संन्यास जीवन स्वीकारा था। वे 30वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के शिष्य थे। महावीर ज्ञान की खोज में नालंदा गए, जहाँ उनकी भेंट मखलीपुत्र घोषाल से हुई। घोषाल ने 6 वर्षों तक महावीर के साथ कठोर तप किया, लेकिन बाद में उनका साथ छोड़कर के आजीवक संप्रदाय की स्थापना की। तो ये पॉइंट याद रखेंगे, आजीवक संप्रदाय की स्थापना किसने किया था? तो मखलीपुत्र घोषाल ने, ठीक है, राइट। 12 वर्ष तक लगातार कठोर तपस्या एवं साधना के बाद 42 वर्ष की अवस्था में महावीर को जंभिका ग्राम, ठीक है, जंभिका ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के किनारे एक साल वृक्ष के नीचे कैवल्य, यानी कैवल्य का मतलब होता है ज्ञान, प्राप्त हुआ। जैन ग्रंथ अचारंग सूत्र, ध्यान रखेंगे कि जैन ग्रंथ अचारंग सूत्र में महावीर की तपस्या और काया क्लेश का वर्णन मिलता है। तो ये एक लाइन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है कि सैंधव स्थल के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का उत्कीर्णन हुआ है? किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्णन हुआ है? सैंधव स्थलों के उत्खनन से जो प्राप्त मोहर है उस पर बैल, यहाँ पे सीओ का करेक्ट आंसर बैल। चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता क्या थी? तो चोल प्रशासन की जो प्रमुख विशेषता थी इसके बारे में अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारा सही आंसर बनेगा, चोल प्रशासन की प्रमुख विशेषता हमारा हो जाता है ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता, यानी स्थानीय जो स्वशासन था चोल साम्राज्य की वो काफ़ी फेमस था और इसका उल्लेख उत्तर मेरुर शिलालेख में देखने को मिलता है। अभी मैंने आपको चोल साम्राज्य के बारे में पूरा एक डिटेल वीडियो दिया था, अगर आपने उसको नहीं देखा तो आप ज़रूर देख लीजिएगा, मैं रिकमेंड करूँगा। चोल काल में वेटी शब्द जो है वो किसके लिए प्रयुक्त होता था? चोल काल में वेटी जो शब्द है इसका इस्तेमाल किया जाता था कर के रूप में, जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। यहाँ पे बी होगा, वेटी एक प्रकार का कर हुआ करता था जो जबरन श्रम के रूप में लिया जाता था। नेक्स्ट आता है कि निम्नलिखित में से किस राज्यादेश में अशोक के व्यक्तिगत नाम अशोक का उल्लेख मिलता है, यानी उनका नाम अशोक ही मिलता है किस राज्यादेश में? तो मॉस्की, यहाँ पे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम कह सकते हैं मॉस्की जो शिलालेख है उसमें इनका नाम अशोक ही मिलता है। किसने पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा कहा था? ये सब क्वेश्चन तो आपने सुना ही होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा मेगास्थनीज ने कहा था, ठीक है। मेगास्थनीज यूनानी जो शासक थे, सेल्यूकस निकोटर जो है, सेल्यूकस निकोटर के राजदूत के रूप में ये आए हुए। जल्दी से कमेंट करके ये बताइए आप कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था? देखते हैं कितने लोग इस वीडियो को अभी तक यहाँ पे देख रहे हैं। प्रमुख मत और उसके आचार्य के संदर्भ में कौन सा मिलान असत्य है? कौन सा मिलान असत्य है? तो देखिए, विशिष्ट दैत्य की बात करें तो विशिष्ट दैत्य रामानुजाचार्य ने इनका संबंध इसी से होता है, तो सही है। सुधा दैत्यवाद विष्णु स्वामी, ये भी सही है। और दैत्यादित्य की बात करें तो निम्बार्काचार्य, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे कोई गलत नहीं है, तो ऑप्शन हम डी को टिक कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी मिलान असत्य नहीं है, सभी के सभी सही किया गया था, तो ऑप्शन डी होगा। देखिए, ये हमारा फर्स्ट वीडियो था जिसमें हमने 25 MCQ लिया और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस थे, काफ़ी डिटेल में हमने डिस्कस किया। लेकिन इसका नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस की संख्या 50 रखेंगे, लेकिन तब जब आप लोग इस सीरीज़ को अच्छे से मतलब सपोर्ट करेंगे। तो ये आप लोग के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग सपोर्ट करिए और ताकि हम लोग इसको अच्छे से कंटिन्यू कर सकें। और मैं आपको 250 ऐसे क्वेश्चंस दूंगा जो कि फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा चुनिंदा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और जैसा कि मैंने PDF के बारे में बताया, तो PDF आप इस क्वेश्चंस का आप हमारे एप्लीकेशन पर फ्री PDF वाले सेक्शन में जा करके वहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे अपने फ़ोन में, ठीक है। तो बिल्कुल देर नहीं करिए, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने एप्लीकेशन का दिया है, आप जा करके वहाँ पर देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपको पेड कोर्स ज्वाइन करना है तो आप एप्लीकेशन में जाकर के कोर्स वाले सेक्शन में जाकर के आप ज्वाइन कर सकते हैं अपने पसंद के कोई भी कोर्सेज़ को। बहुत ही कम कीमत पर हमारी कोर्सेज़ होती है, आप सभी को पता ही हो ये चीज़। तो चलिए फिर इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, हैव अ गुड डे।